आज हम अब इस वीडियो में पहले वाले वीडियो के आप लोगों ने फिगर ऑफ स्पीच का जो वीडियो देखा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। आप में से अधिकतर बच्चों ने उसे देख लिया है, बहुत ही शानदार व्यू आए हैं उस पर। अब इस वीडियो में जो फिगर ऑफ स्पीच को हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे, उस फिगर ऑफ स्पीच को पुनः इस कड़ी में इस वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पुराने वीडियो में फिगर ऑफ स्पीच के सिम्बलिक एग्जाम्पल, फिर मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, अपोस्ट्रोफी और अपोस्ट्रोफी, 4 फिगर ऑफ स्पीच को 4 फिगर ऑफ स्पीच हम लोगों ने कंप्लीट किया था। अब इस वीडियो में बचे हुए ओनोमोटोपोइया, ऑक्सीमोरन और हाइपरबोल, इन तीनों का डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल को समझते हुए इस वीडियो में हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो आइए चलिए इसे कंप्लीट करते हैं। हाइपरबोल, ये हमारा पहला फिगर ऑफ स्पीच रहेगा। हाइपरबोल, ये हमारा नंबर 5 फिगर ऑफ स्पीच है। हाइपरबोल 5वें नंबर का हाइपरबोल, यानी कि अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार हाइपरबोल। इस अलंकार की पहचान और डिफिनीशन हम कैसे लिखेंगे? तो इसका डिफिनीशन हम लिख सकते हैं इन हाइपरबोल। डिफिनीशन में लिख सकते हैं इन हाइपरबोल a statement is made emphatic. A statement is made. A statement is made by over statement. बाई ओवर स्टेटमेंट, मतलब इन हाइपरबोल में ए स्टेटमेंट इज मेड, कोई भी स्टेटमेंट को बना दिया जाता है बाई ओवर स्टेटमेंट, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर, माने यानी कि अतिशयोक्ति कह दिया जाता है। इस अलंकार में यह दिखाया जाता है कि एक नॉर्मल चीज़ जो कभी जो नॉर्मल होती है उसे ऐसा दिखाया जाएगा जो कभी इंसान कर ही नहीं सकता। जैसे एग्जाम्पल्स में हम ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल्स में आप समझ जाएंगे। एग्जाम्पल से हमारा हो जाएगा रिवर ऑफ फ्लड। पहला एग्जाम्पल, रिवर ऑफ ब्लड, रिवर ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, फ्लोड in the battle. River of blood flowed in the battle, मतलब खून की नदियां युद्ध में बह गई। अब नदियां कितना बहुत बढ़ा चढ़ाकर बात किया गया है, कभी ऐसा होना संभव नहीं है, लेकिन दिखा रहा है कि बैटल में खून की नदियां बह गई। दूसरा एग्जांपल में ले सकते हैं The waves rose, लहरें उठी। माउंटेन हाई, यानी कि लहरें इतनी ऊंची उठी जितनी कि माउंटेन पर्वत की ऊंचाई होती है। तो ये भी बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है। थर्ड एग्जाम्पल देख लेंगे हम, ऑल द बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है ये। ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरबिया विल नॉट स्वीटेन
दिस लिटिल हैंड, दिस लिटिल हैंड। ये जब आप इंग्लिश पढ़ेंगे तो ग्रेजुएशन में एक नॉवेल मिलेगा आपको, ड्रामा कह सकते हैं ट्रेजेडी के रूप में, विलियम शेक्सपियर के लिखा गया मैकबेथ। मैकबेथ में एक लेडी मैकबेथ जो होती है उसके ऊपर यह सेंटेंस लिखा गया है। लेडी मैकबेथ के हाथों को लगता है कि उसके खून से हाथ रंगे हुए हैं और उसी के खून के हाथ को वही कहा जा रहा है। ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरबिया, अरब के संपूर्ण परफ्यूम को मिला दिया जाए, विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, तो वह उसके इस छोटे हाथ को भी मधुरता प्रदान नहीं कर सकती। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा हाइपरबोल वह अलंकार होता है जिसमें एक सिंपल बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर कही जाती है, तो वो हाइपरबोल अलंकार। अगले अलंकार की तरफ आते हैं और देखते हैं हम ऑक्सीमोरन। नंबर 6 ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन अलंकार, ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरन अलंकार, ये हमारा जो होता है विरोधाभास अलंकार। इसका हिंदी कह सकते हैं विरोधाभास, विरोधाभास अलंकार। यह है विरोधाभास अलंकार, यानी कि, तो इसके डेफिनेशन में हम लिख सकते हैं इन ऑक्सीमोरन, इन ऑक्सीमोरन टू अपोजिट वर्ड्स और आइडियाज, टू अपोजिट वर्ड्स और आइडियाज आर पुट टुगेदर, आर पुट टुगेदर। इन ऑक्सीमोरन टू अपोजिट वर्ड्स और आइडियाज आर पुट टुगेदर, मतलब ऑक्सीमोरन में दो विरोध अपोजिट सेंस या अपोजिट वर्ड वाले जो भी शब्द होंगे दोनों एक साथ एक ही सेंटेंस में रखेंगे और पता ही नहीं चलेगा कि किस सेंटेंस का यहाँ जिक्र किया जा रहा है। विरोध होगा उसमें, या तो आप उसे सही वाला माने या तो गलत वाला। दोनों अपोजिट वर्ड एक साथ यूज किए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स हम देख लेंगे, एग्जाम्पल्स दोनों अपोजिट सेंस एक साथ रखा जाता है। जैसे पहला सेंटेंस आपका दिस इज एन ओपन सीक्रेट, ये सेंटेंस है दिस इज एन ओपन सीक्रेट। अब इस वाक्य में कहा जा रहा है यह खुला हुआ रहस्य है। ये बताइए पहले तो ये रहस्य है कि खुला है। अगर कोई चीज़ ओपन रहेगी तो वो सीक्रेट कैसे हो सकती है? अगर कोई चीज़ सीक्रेट है तो ओपन कैसे हो सकती है? लेकिन इस सेंटेंस में कहा जा रहा है दिस इज एन ओपन सीक्रेट, यह खुला हुआ रहस्य है। तो इसमें विरोधाभास हो रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है कि ये सीक्रेट है कि ओपन है। दूसरा सेंटेंस लाइफ इज ए बीटर स्वीट, कहा गया है लाइफ इज ए बीटर स्वीट। तो आप यहां भी देख रहे हैं दो अपोजिट सेंस, कहा जा रहा है कि जीवन एक तीखा मधुरता है। अब बीटर भी है और स्वीट भी है, ये कैसे हो सकता है? कोई चीज़ अगर बहुत तीखी है, बीटर है, तो हम मधुर कैसे हो सकती है? अगर स्वीट है तो बीटर कैसे हो सकती है? लेकिन इस सेंटेंस में बताया जा रहा है कि जिंदगी लाइफ इज ए बीटर स्वीट, दोनों में विरोधाभास है, क्लियर नहीं है कि वह स्वीट है कि बीटर है, तीखा है। थर्ड एग्जाम्पल देख रहे हैं ही इज द वाइजेस्ट फूल, ही इज द वाइजेस्ट फूल ऑफ देम ऑल। अब देखिए इसमें क्या कहा गया, ही इज द वाइजेस्ट फूल ऑफ देम ऑल, वह इन सभी लोगों में सबसे बुद्धिमान मूर्ख है।
पहले तो उस व्यक्ति को वाइजेस्ट बताया गया, सबसे बुद्धिमान, बाद में कह दिया गया कि वो मूर्ख है। अब बताइए, जब कोई व्यक्ति बुद्धिमान होगा तो वो मूर्ख कैसे होगा? लेकिन इस सेंटेंस में बताया जा रहा है कि वाइजेस्ट फुल ऑफ देम ऑल, वो सभी लोगों में सबसे मूर्ख तो है, लेकिन उसको बुद्धिमान से भी जोड़ दिया गया, वाइजेस्ट भी बना दिया गया। तो ये अनक्लियर हो रहा है कि वो वाइजेस्ट है कि फूल है। तो इस प्रकार विरोधाभास हो रहा है। नंबर 4, फेथ भरोसा या विश्वास, अनफेथफुल, अनफेथफुल, kept him falsely true, अभी सेंटेंस में हम देखेंगे फेथ और अनफेथफुल, उस पर भरोसा करिए। फिर अनफेथफुल, वो अविश्वासी भी है। केप्ट हिम, वो रखता है फॉल्सली ट्रू, वो फॉल्स भी बोलता है और ट्रू भी बोलता है। देख रहे हैं इसमें या तो वो सही बोल रहा है या तो झूठ बोल रहा है, या तो उस पर भरोसा करें या तो भरोसा न करें, लेकिन सेंटेंस से क्लियर नहीं हो रहा है। उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो फॉल्सली ट्रू, फॉल्स भी बोलेगा और ट्रू भी बोलेगा। तो इस प्रकार के सेंटेंस में हमने देखा ओपन का है तो इसका अपोजिट सीक्रेट हो गया, बीटर है तो इसका अपोजिट स्वीट हो गया, वाइजेस्ट है तो इसका अपोजिट फुल हो गया, फॉल्स है तो इसका अपोजिट ट्रू हो गया। तो इस प्रकार के अपोजिट सेंस देने वाले विरोधाभास वाक्य में जो भी हमसे पूछे जाएंगे, इन ऑक्सीमोरन टू अपोजिट वर्ड्स और आइडियाज आर पुट टुगेदर, एक साथ रख दिए जाएंगे तो वो अलंकार हमारा ऑक्सीमोरन अलंकार होता है। अब लास्ट अलंकार जिस पे हमारा ये फिगर ऑफ स्पीच इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, उसको हम देख लेते हैं। लास्ट 7 नंबर का अलंकार ये ओनोमोटोपोइया, ओनोमाटोपोइया। इस अलंकार का नाम हम कहते हैं ध्वनि सूचक अलंकार, ध्वनि सूचक अलंकार, ध्वनि सूचक अलंकार, ओनोमाटोपोइया, ध्वनि सूचक अलंकार। यानी कि इस अलंकार में ये चीज़ें दिखाई जाती हैं, किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु या जो भी चीज़ें रहेंगी साउंड सजेस्ट होगी, सारी चीज़ें एक साउंड से होगी, एक ध्वनि से रिलेटेड एग्जाम्पल इसमें प्रयोग किए जाते हैं ध्वनि सूचक अलंकार में। जैसे अब इसका डेफिनेशन में हम लिख सकते हैं, इन ओनोमाटोपोइया, इन ओनोमाटोपोइया, ओनोमाटोपोइया साउंड सजेस्ट मीनिंग और सेंस। बस छोटा बना के लिखिए, याद करने में आसानी होगी। साउंड सजेस्ट मीनिंग और सेंस, मीनिंग और सेंस, साउंड सजेस्ट मीनिंग और सेंस। यानी कि ओनोमाटोपोइया वह अलंकार होता है जिसमें कोई भी मीनिंग का अर्थ निकलेगा वो साउंड पे होगा, बोली या आवाज़ से रिलेटेड होगी। जैसे इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल्स, आपसे एग्जाम के परीक्षा में यूपी बोर्ड में केवल या तो आपसे डिफिनीशन पूछा जाएगा या आपके दिए गए एग्जाम्पल्स में से उस अलंकार का सही स्पेलिंग लिखकर नाम पूछा जाएगा। तो आप क्लियर इसे अच्छे से समझेंगे ताकि आप स्पेलिंग में मिस्टेक न करें। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। पहला एग्जाम्पल हमारा होता है थंडरिंग ऑफ गन्स, थंडरिंग ऑफ गन्स, यानी कि बंदूकों की गड़गड़ाहट। अब बंदूक की जो साउंड है थंडरिंग कहा गया। सेकेंड एग्जाम्पल में देखते हैं, आई बैबल ऑन पेबल्स, आई बैबल्स ऑन पेबल्स, पत्थरों के ऊपर की जो आवाज है, बैबल की आवाज, पत्थरों की बैबल की आवाज। थर्ड
कुकिंग ऑफ डोप्स, कुकिंग ऑफ डोप्स, डोप्स पक्षी की कुकिंग की आवाज। नंबर 4, कैन यू हियर द बजिंग ऑफ बी, कैन यू हियर द बजिंग ऑफ बी, कैन यू हियर द बजिंग ऑफ बी, क्या आप मधुमक्खियों के भनभनाने की आवाज सुन सकते हैं? तो ये कैन यू हियर द बजिंग ऑफ बी, तो बजिंग मधुमक्खियों की आवाज। इस प्रकार के साउंड रिलेटेड ही लुक्ड एट द रोरिंग स्काई, ही लुक्ड एट द रोरिंग स्काई, ही लुक्ड एट द रोरिंग स्काई, वह दहाड़ते हुए आसमान को देखता है। तो इस अलंकार में हम लोगों ने देखा कि ओनोमोटोपोइया वो अलंकार होता है जिसमें ध्वनि सूचक अलंकार है। इन ओनोमोटोपोइया साउंड सजेस्ट मीनिंग और सेंस, साउंड से रिलेटेड इसमें मीनिंग आएगा। थंडरिंग ऑफ गन्स, आई बेबल्स ऑन टेबल्स, कुकिंग ऑफ ड्रॉप्स, कैन यू हियर द बजिंग ऑफ बीच, ही लुक्ड एट द रोरिंग स्काई। तो साउंड रिलेटेड मीनिंग इस ओनोमोटोपोइया ध्वनि सूचक अलंकार में यूज किए जाते हैं। तो इस प्रकार हमारा आज ये सेकेंड वीडियो में फिगर ऑफ स्पीच कम। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों वीडियो देखने के बाद पूर्णतया फिगर ऑफ स्पीच आपके समझ में आ गए होंगे। अब अगले वीडियो में हम किसी और टॉपिक को लेते हुए नए टॉपिक का अध्ययन करेंगे। अगर आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाले नेक्स्ट वीडियो का आप मिस कर जाएंगे, इसलिए मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं कोई भी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो सीधे आपके पास पहुंच जाए। जय